हेलो, सलाम, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी में। चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14, चैप्टर नंबर 14, पादप में श्वसन, क्लास 11 का बायोलॉजी एनसीईआरटी। अध्याय 14, पादप में श्वसन। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक है क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, श्वसनीय संतुलन चार्ट, बैलेंस शीट, एम्फिबोलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी कॉशेंट, सांस गुणांक। इन टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। क्या पादप सांस लेते हैं, इससे हम लोग चालू करते हैं। ठीक है जी, चलिए चालू करें हम लोग चैप्टर 14, श्वसन, पादप में श्वसन। क्या सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं? हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? कि वाई रेस्पिरेशन इज सो इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग। जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी चाहे पादप हो, सूक्ष्म जीवों सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? सबसे पहले, क्या सभी जीवित जो जंतु हैं क्या वो सांस लेते हैं? दूसरी बात, क्या सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है, और अगर ऐसा है तो कैसे है? तो सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? बेसिक रिक्वायरमेंट है ऊर्जा, एनर्जी। आप कुछ भी करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सभी के लिए एनर्जी की आवश्यक है। तो अवशोषण एब्जॉर्ब कर रहे हैं, परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गति, मूवमेंट, लोकोमोशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, कोई भी कार्य जो कोई भी जीवित जंतु कर रहा है उसके लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन फॉर ब्रीदिंग, हम लोग जो सांस भी ले रहे हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता है? एनर्जी की। वह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम सभी जानते हैं ऊर्जा के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। ऊर्जा में किससे मिलती है? फूड से, भोजन से। तो सभी जंतुओं को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जंतुओं को ऊर्जा मिल रही है उनके भोजन से, फूड से। यह ऊर्जा, लेकिन यह ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती? तो आपने भोजन खाया, एप्पल खाया या गेहूं की रोटी या चने की दाल या कीमा, कुछ भी आपने जो खाया उससे आपको ऊर्जा, भोजन कैसे मिली? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? भोजन से ऊर्जा कैसे निकाली गई और ये ऊर्जा कैसे उपयोग में आई? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान ऊर्जा मिलती है? और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, कोई प्रोटीन शेक पी रहा है या कोई मिल्क ले रहा है, कोई घी खा रहा है, तो फैट में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में क्या सेम प्रकार का अमाउंट ऑफ एनर्जी है? सभी एक ही तरह की एनर्जी है? मतलब क्या सभी खाद्य पदार्थों में समान ऊर्जा का जो लेवल है समान है? क्या पादप भोजन करते हैं? पौधे क्या कर रहे हैं? पौधे क्या भोजन करते हैं? पादप या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? और पादपों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? और सूक्ष्म जीवी जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? तो ये प्रश्न कुछ हमारे मन में आते हैं। उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों में से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है। अनेक प्रश्नों में आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इनमें बहुत अधिक कोई सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन इन सब बातों में नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता है। तो ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन उठाए गए सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया व खास पदार्थों से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में, सांस जो हम लेते हैं, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं अंदर वायुमंडलीय हवा ले रहे हैं या वायुमंडल की हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और भोजन से ऑक्सीजन रिलीज, भोजन से एनर्जी रिलीज होने की, इन दोनों में कुछ ज़रूर कनेक्शन है। बाकी की बातें जो बातें करी वो आपस में कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन वायु में सांस लेना और सांस से हम वायु से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। और भोजन से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? एनर्जी। तो भोजन से एनर्जी प्राप्त करने में ऑक्सीजन काम आती है, इसलिए ये दोनों जो यहाँ पे बातें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कौन सी बातें? सांस लेना और भोजन से एनर्जी
प्राप्त करना। तो भोजन से एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन मिल जाए इसके लिए हम सांस ले रहे हैं, इसलिए दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ऊपर किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबंधता है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस हैपन। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है। जीवन सुचारू रूप से चले, जीवन विधि के लिए सभी आवश्यक ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो जीवन सुचारू रूप से चले, इसके लिए ऊर्जा हमें किससे मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है भोजन। और भोजन में क्या है? वृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल है। वृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल है। वो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है भोजन में? जो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो जो आप भोजन खाते हैं, जैसे अभी अभी मैं खाना खा के आया हूँ, राइस विद मेरी मनपसंद दाल, और राइस विद पल्सेस। तो कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से, जिसे खाद्य पदार्थ हम कहते हैं, उसके ऑक्सीकरण से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए। केवल हरे पदार्थ व नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करते हैं। तो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें से वो जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो क्या है? हरे पादप, हरे पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गा, केवल हरे पौधे व नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा जिनको हम लोग आज की तारीख में साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, हरे पादप, नीले हरे शैवाल, नीले हरे पादप, नीले हरे जीवाणु, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, नीले हरे जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जिनका पहले नाम था, अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करते हैं। तो हरे पादप और ये साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, स्वतः संश्लेषित। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, और उस भोजन का स्टोरेज, उस भोजन का भंडारण, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, बनाते हैं। ग्लूकोज जो कि मोनोसैकेराइड है, उसको ये लोग बदल देते हैं सुक्रोज में और या स्टार्च में। सुक्रोज आपकी डाइसैकेराइड और स्टार्च आपकी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका संचयन कर लेते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाएं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। दूसरी बात, जो भी ग्रीन प्लांट है, हरा पादप है, ग्रीन प्लांट, हरा पादप, उसमें हर उसकी सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऐसा नहीं है। मेनली किन सेल्स में? जिनमें क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलता है? पर्णमध्योतक सेल में, मीजोफिल सेल में। पर्णमध्योतक सेल, पत्तियों की मीजोफिल सेल में, जो ग्राउंड टिश्यू है पत्तियों का, उसमें मीजोफिल सेल्स हैं। पर्णमध्योतक सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक सबसे ज़्यादा है। और जहाँ पे जिन प्लांट सेल्स में हरित लवक होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वह कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वह ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। क्योंकि हरे पादपों में सभी अंग कोशिकाएं हरी नहीं होती, हरे पादपों में भी सभी में हरा रंग नहीं, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल नहीं, इसलिए इनमें ऑक्सीजन के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भाई पादप जो बना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुकोशिकीय जीव है, और इसमें व्यवस्था जो है, विन्यास जो है, कोशिकाओं से बने अंग, अंग से बने ऊतक, कोशिकाओं से बने ऊतक, ऊतक से बने अंग, कोशिकाओं से बने ऊतक और ऊतक से बने अंग। इनमें भी आपको जो इसके अंग हैं उनमें हर में क्लोरोफिल हो ऐसा नहीं है हर सेल में, इसलिए हर सेल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा। तो जिन सेल्स में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा उनको भी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है,
और खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से एनर्जी उनको मिलेगी। इसीलिए खाद्य पदार्थों का अहरित भागों में परिवहन होता है। इसलिए खाद्य पदार्थ लीफ ने जनरेट किया और मूवमेंट इसका हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लोएम से, ये जड़ तक पहुंच गया। तो जड़ जो कि भूमि के अंदर है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रही, वहाँ तक तो लाइट ही नहीं पहुँची। तो जड़ की भी जड़ की भी कोशिकाएं जीवित हैं और उनको भी अपना काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड है। एनर्जी किससे मिलेगी? भोजन के ऑक्सीकरण से। भोजन किसने बनाया? पत्ती ने। तो पत्ती से भोजन वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? फ्लोएम के माध्यम से। हमारी मास्लो हाइपोथेसिस के हिसाब से यहाँ भोजन पहुँच गया और डिलीवरी कर दी गई। ठीक है जी। इसीलिए खाद्य पदार्थों का अहरित भागों में परिवहन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा फूड मटेरियल का हरे भागों से अहरित भागों जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। प्राणी परपोषी होते हैं। तो जो जंतु हैं और जो पादप है, पादप ने तो अपना भोजन बना लिया। जो जंतु हैं, एनिमल्स, वो परपोषित हैं, दूसरे पर आधारित हैं। इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष रूप तथा अपरोक्ष रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए जो जंतु हैं वो पादपों से अपना भोजन या तो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं। तो परोक्ष रूप से जब वो सीधे ही पादप को खा ले, शाकाहारी हिरन है, जैसे हिरन ने घास खाई या कोई शाक सब्जी खाई तो उसने सीधे ही किस पर डिपेंड हो गया है? हिरन सीधे डिपेंड हो गया पादप पे, परोक्ष रूप से शाकाहारी है, या अपरोक्ष रूप से। और जो हमारा शेर है, शेर घास नहीं खाएगा, शेर हिरन को खाएगा। तो शेर भी अल्टीमेटली, शेर खा रहा हिरन को और हिरन खा रहा पादप को। तो शेर भी अल्टीमेटली फूड के लिए किस पर डिपेंड हो गया? पादप पे। तो प्राणी जो है वो परपोषी हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो भी अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? प्लांट से। मृत जीवी जैसे कवक मृत व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृत जीवी हैं सैप्रोफाइट्स, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना जीवन यापन करते हैं, मृत या सड़े गले पदार्थों पे निर्भर यापन करते हैं। जैसे कि फंजाई कवक, हमारा फंजाई कवक हेट्रोट्रॉफ है। कवक हमारा मृत जीवी के श्रेणी में आता है और मृत जीवी सड़े गले पदार्थों पे, मृत पदार्थों पे अपना जीवन यापन करता है। यह जान लेना अधिक महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। कि ये बात अल्टीमेटली सोर्स ऑफ फूड जो है, सोर्स ऑफ फूड वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बन रहा है उसी पे आधारित है सारे जीव। तो जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनका कि आगे चल के ऑक्सीकरण हो के एनर्जी निकालनी है, सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा बन रहे हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस तथा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया। इस अध्याय में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन होना चाहिए। यहाँ पे सांस की जगह कोशिकीय श्वसन तथा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया। तो इस चैप्टर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन या उसको आप कहिए कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों से टूटना। कोशिकीय श्वसन का क्या मतलब है? कोशिका में किसी सेल में खाद्य पदार्थों का विघटन, कार्बोहाइड्रेट का विघटन अप टू द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का, उसको तोड़ देना अप टू द लेवल ऑफ उसके घटक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट CO2 H2O में तोड़ देना। तो ग्लूकोज को तोड़ देना, जला लेना कहिए, बिल्कुल खंडित कर देना अप टू द लेवल ऑफ उसके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट अकार्बनिक तत्वों तक, उसको हम बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन, सांस की जगह सांस से आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, श्वसन कर लीजिए। कोशिकीय श्वसन तथा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि को हम लोग समझेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन को समझेंगे। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है।
फोटोसिंथेसिस लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा, कहाँ पे हुआ था? क्लोरोप्लास्ट में। यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट में होता है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये तो प्रकाश संश्लेषण, भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये लाइन भी थोड़ी सी ग्रामेटिकली थोड़ी सी क्लिष्ट है, गड़बड़ है, होना चाहिए। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कहाँ हो रहा है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन, कॉम्प्लेक्स अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका विघटन, कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन, कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, वह भी केवल यूकैरियोटिक सेल में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबद्ध को ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। इसलिए कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड का आबद्ध का टूटना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि आपका ग्लूकोज में C6H12O6 कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होगी, उसके ब्रेकडाउन ऑक्सीकरण से। तो कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के आबद्ध होने के, कॉम्प्लेक्स अणुओं के CC आबद्ध के कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऑक्सीकरण होने पे उसका विघटन होगा, ऑक्सीकरण होगा, विघटन हुआ तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना वही श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसननी क्रियाधार कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक को तोड़ा जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर वो प्रोटीन है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है, श्वसनी क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसनी क्रियाधार क्या प्रोटीन, अगर फैट को तोड़ा जा रहा है तो श्वसनी क्रियाधार क्या वसा, और अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है तो श्वसनी क्रियाधार क्या कार्बोहाइड्रेट। प्रायः और ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। ज़्यादातर जीवों में ऑक्सीकरण के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे, श्वसनी क्रियाधार के तौर पे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता। किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आवश्यकता पड़ने पे भाई मेन जो हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेन जो हम लोग खाना मतलब वो कर रहे हैं, हमारा कहिए कि प्रेफरेंस है वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज आ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसनी क्रियाधार के तौर पे। तो ज़्यादातर जीवों में किसको प्रेफर कर रहे हैं? मानिए हम शाकाहारी हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी जगह पे हम गए कि वहाँ पे शाकाहारी भोजन नहीं उपलब्ध, तो जिंदा रहना है तो मांसाहारी भी कर सकते हैं। भैया क्या करें, जिंदा तो रहना है। तो मेन चीज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसनी क्रियाधार ज़्यादातर परिस्थितियों में, ज़्यादातर पादपों में, ज़्यादातर जीवों में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ पादपों में फैट को, प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है एज आ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और इवन ऑर्गेनिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा, तो जब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है कोशिका के अंदर, ऑक्सीकरण के द्वारा श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती। तो सिंगल स्टेप ये रिएक्शन नहीं है कि सिंगल स्टेप में ही सारी की सारी एनर्जी निकल आए। तो ग्लूकोज को तोड़ दिया जा रहा है
CO2 और H2O में। लेकिन अगर हम बोलें कि सिंगल स्टेप, एक ही लात मार के पूरी दीवार गिरा दे, ऐसा नहीं है। टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे और ईंट ईंट करके रिमूव करेंगे। तो पादपों में हम देख रहे हैं कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती, एक साथ मुक्त नहीं हो रही। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध स्टेप वाइज, यह एंजाइम द्वारा एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड कंट्रोल्ड स्टेप वाइज स्लो प्रोसेसेस है। तो ये एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध तरीके से होने वाली प्रक्रियाओं धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है। यह रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित होती चली जाती है और जो ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा से एटीपी के रूप में हम उसको रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के तौर पे एटीपी के रूप में उसको संचित करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती। सांस में, श्वसन में, जहाँ जहाँ सांस लिखा है उस पर श्वसन लिख लीजिए। श्वसन में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, या संभवतः नहीं भी हो सकती, उपयोग में नहीं आती या उपयोग नहीं हो सकती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग। तो जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से सीधे ही हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम उसको पहले एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में लाते हैं, उससे हम बना लेते हैं एटीपी। तब इस ऊर्जा को और तब एटीपी की जहाँ ज़रूरत है, आवश्यकता होती है एटीपी को, हम एटीपी को यूज़ करके अपना काम कर लेते हैं। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुर्दा का काम करती है। तो जो भी एनर्जी निकली उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर, मतलब चेंज कर दिया गया, और एटीपी को इस्तेमाल कर लेंगे हम जहाँ पे जब इसकी ज़रूरत है। तो एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ सेल। एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी का काम करती है। जैसे अपने हिंदुस्तान में क्या चलता है, रुपया हमारे यहाँ की करेंसी है। ऐसे ही सेल में क्या चल रहा है, एटीपी दो, जूते ले लो, पैसे ले लो, एटीपी दो, काम करा लो। एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का काम करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित, श्वसन के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम में आते हैं। तो एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न आवश्यक प्रक्रियाओं में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उस वहाँ पे एटीपी काम आती है। और सांस लेने के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनसे दूसरे पदार्थों का, दूसरे अणुओं का संश्लेषण किया जा सकता है। इस तरह से काम चलता है। क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष डायरेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों में सांस के लिए, मतलब श्वसन के लिए ऑक्सीजन वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और CO2 को रिलीज़ करेंगे। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अब उन लोगों में लंग्स वगैरह तो है नहीं, तो उन लोगों में ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे पादप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की उपलब्धता, निश्चितता बनी रहे। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं है। पादपों में प्राणियों की तरह गैस के आदान प्रदान के लिए वातावरण से विशिष्ट अंग नहीं है, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र तथा वातरंध्र होते हैं। तो स्टोमेटा और लेंटिसिल्स होते हैं, रंध्र और वातरंध्र होते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? तो पौधे श्वसन अंग नहीं है, लेकिन उनको श्वसन तो करना है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। क्या करते हैं भाई, कैसे करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। श्वसन अंगों के बगैर काम चला ले रहे हैं। कैसे चला ले रहे हैं? कई कारण है। पहला कारण ये है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। तो पौधे का हर भाग, पादपों का हर भाग अपने आप को खुद मैनेज कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि तुम सांस लो और मेरे पास भेजो हवा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और रक्त के माध्यम से वो ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर सेल्स को पहुंचाई जाती है। तो पादपों में प्रत्येक अंग अपनी व्यवस्था खुद देख रहा है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है, तथा एक भाग से जड़ से तना, तना से जड़,
फूल से पत्ती, पत्ती से पुष्प, ये सब जो हो रहा है इसमें गैसियस डिफ्यूज़न बहुत कम हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि पादपों में गैसों के, तो पहली बात हर कोई अपना ध्यान खुद रख रहा, दूसरा बहुत कम मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजी जा रही। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं। तीसरा, उनकी डिमांड बहुत कम है, गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं है। पादप के विभिन्न भागों में, पादप के विभिन्न अंग क्या है? मूल, जड़, तना, स्टेम तथा लीफ, पत्ती। पौधे के विभिन्न भागों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से होता है। तो जंतुओं की तुलना में पौधों में रेस्पिरेशन रेट बहुत कम है, बहुत कम है। तो पहली बात तो हर पौधे का हर अंग बल्कि लिखना चाहिए, पौधे का हर अंग अपनी देखभाल स्वतः कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, एक जगह से दूसरी जगह, एक अंग से दूसरे अंग में आदान प्रदान बहुत कम है। तीसरी बात कि इनकी डिमांड बहुत कम है, हर एक की अंग की डिमांड बहुत कम है। चौथी बात, रेट ऑफ श्वसन दर, रेस्पिरेशन की जो दर है, श्वसन दर बहुत कम है, डिमांड भी कम है और रेट भी बहुत कम है। पादपों के विभिन्न अंगों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी गति से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान अत्यधिक होता है। एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस द गैसियस एक्सचेंज इज मैक्सिमम। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान बहुत अधिक होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस बात से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। और पत्ती में इस तरह की व्यवस्था है कि हर पत्ती अपना अरेंजमेंट खुद कर लेती है। पत्तियों में इस बात की व्यवस्था है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस बात से इस तरह से अनुकूलित है कि इस अवधि के दौरान, किस अवधि के दौरान? जब गैसियस एक्सचेंज बहुत है। कब बहुत है? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा। तो प्रत्येक पत्ती इस तरह से एडेप्टेड है, एडजस्टेड है, उसमें एडजस्टमेंट है, एडेप्टेशन है कि इस अवधि के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपनी डिमांड का वो खुद ही मैनेज कर लेती, दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब रेट हाई है, गैसियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा, पत्ती मैनेज कर लेती है। और जब कोशिका श्वसन कर रही, रेस्पिरेशन कर रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तो एक प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, और दूसरी प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, तो इस तरह से भी मैनेज हो जाता है। तीसरा कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती। तीसरा कारण यह है कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनमें जो कोर है, अंदर की जो स्टेम की जो अंदर की रचनाएं हैं वो डेड है। तो ऊपर ज़रूरत है, सुपरफिशियल ज़रूरत है। तीसरा कारण ये है कि बड़े स्थूल पादपों में जो बड़े बड़े मोटे तने वाले, मोटे व्यास वाले तने हैं, उसमें गैसेस का डिफ्यूज़न बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, अधिक दूरी तक नहीं है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास होती है। तो जो ऊपर की सतह है उसी में केवल सजीव सेल्स है, नीचे की सतह में दारू है, जाइलम है जो डेड है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठी तनों व मूल के लिए क्या होता है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई सुपरफिशियल लेयर जो है वही अलाइव है, बाकी की चीज़ें अंदर वाली डेड है। तो मोटे काष्ठी तनों तथा मूल के लिए क्या होता है? तनों में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो तनों में जो जीवित सेल्स है वो बाहर की तरफ है, छाल वो छाल के नीचे, बार्क और बार्क के नीचे। उसमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। तो इन वातरंध्र की सहायता से हवा वातावरण से इन सेल्स तक, जीवित सेल्स तक पहुंच जाती है। भीतर की कोशिकाएं मृत है, अंदर इनसाइड, ये मानिए ये तने का हम लोगों ने दिखाया। तो तने की ये जो अंदर की यहाँ की है, ये हमारा जाइलम सेल्स हैं जो डेड हैं। मेनली बाहर की तरफ लाइव सेल्स हैं और इनके बीच बीच में वातरंध्र है। वातरंध्र की सहायता से ये सेल्स जो सजीव सेल्स हैं वातावरण के संपर्क में, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। भीतर की कोशिकाएं मृत हैं,
तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है, इसलिए पादपों में अधिकांश कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं जो हैं वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर हैं। यह पैरेन्काइमा कोशिका के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और पैरेन्काइमा सेल्स की सहायता से हवा के संपर्क, पैरेन्काइमा सेल्स में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत है और उनमें आसानी से गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो गैसेस हवा जो है जीवित कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि पादपों का काम बगैर किसी विशिष्ट अंग के भी चल जाता है। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीडेशन दहन के अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज जब कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, पूरी तरह से नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो उसके दहन होने से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है और ऊर्जा निकलेगी। तो C6H12O6 कंप्लीटली बर्न हो गया, पूरी तरह से दहन हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6CO2 6H2O CO2 में और H2O में विखंडित हो गया तथा ऊर्जा निकली, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल रही है। जो ऊर्जा निकल रही है हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में निकल रही है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। हम लोगों ने बोला इस तरह से जो भोजन से, दहन से जो ऊर्जा निकलती है, कोशिका उसका इस्तेमाल करती है और दूसरे अणु बनाती है, उपयोग करेगी। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकले। तो पादप कोशिकाएं जब भोजन बनाती हैं इस तरह से बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकले। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है। तो पादप जब अपना फूड बना रही है और उसको फूड को, ग्लूकोज को जब वो तोड़ रही है, किसमें? हमारे कोशिकीय श्वसन में। तो ग्लूकोज के अणु को इस तरह से तोड़ती है कि संपूर्ण जितनी भी उसमें एनर्जी है वो फ्री हीट के फॉर्म में ना निकले, हमारी इसके ग्लूकोज की अणु की पुख्त ऊष्मा के रूप में सब पूरी एनर्जी ना निकले। मुख्य बात यह है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिसमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में आ जाती है। कुछ चरण में इतनी ऊर्जा निकली कि वो पर्याप्त है एटीपी बनाने में। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। तो ये कैसे होता है, यही इसका विवरण, यही इसी की हम लोग को पढ़ना है। सांस की क्रियाविधि के दौरान, श्वसन की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। श्वसन की क्रिया के दौरान, क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एज अ प्रोडक्ट निकलेगी। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कंबशन के लिए, दहन के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाओं में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिली, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो जला लेंगी, फूड को बर्न कर लेंगी। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में और जीवों में सोच सकते हैं जो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती? हाँ जी, ऐसी परिस्थितियाँ और जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जो एनएरोबिक, इस तरह के जीव एनएरोबिक जीव कहलाते हैं, और जिन जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो एरोबिक जीव कहलाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में जीवों में सोच सकते हैं जब ऑक्सीजन उपलब्धता नहीं होती। विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। इस बात को हम लोग मानते हैं कि प्रथम कोशिका जो इस धरती पे अवतरित हुई या बनी, वो ऐसी परिस्थितियों में बनी जब वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, तो वो अनऑक्सी कंडीशन में बनी। विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली जहां ऑक्सीजन नहीं था। पहले इस ग्रह पे जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई तो वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनऑक्सी वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो एनएरोबिक हैं, अनऑक्सी कंडीशन में रह लेते हैं। इनमें से कुछ विकल्पी अनऑक्सी हैं, जबकि कुछ अनऑक्सी स्थिति के लिए आवश्यकता अविकल्पी है। तो ये जो एनएरोबिक हैं, कुछ आपके ऑब्लिगेट एनएरोब हैं और कुछ आपके फैकल्टेटिव एनएरोब है। ऑब्लिगेट एनएरोब जो आवश्यक रूप से अविकल्पी, उनके पास विकल्प नहीं है, वो अनिवार्य रूप से
एनारोबिक है। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पिक, उनके पास विकल्प नहीं है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह पाएंगे। और फैकल्टेटिव वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहने का अपना विकल्प बना लेते हैं, कि बेसिकली वो एनएरोबिक नहीं है, बेसिकली वो एरोबिक है। लेकिन अगर कंडीशन एनएरोबिक की आई तो फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, जबकि कुछ के लिए अनऑक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पी होती है और कुछ विकल्पी फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एनएरोबिक, कुछ विकल्पी अनऑक्सी हैं। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है, तो कोई भी स्थिति हो, अनऑक्सी और ऑक्सी, वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो हम बोलेंगे एरोबिक कंडीशन है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति है हम बोलेंगे एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सी कंडीशन है। और अगर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है तब हम बोलेंगे एन एरोबिक कंडीशन है, अनऑक्सी कंडीशन है। तो कोई भी कंडीशन हो, हर परिस्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आवश्यक आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। तो जीव कोई भी हो, सभी जीवों में ऐसा एक एंजाइम तंत्र है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से, पूर्णता नहीं, एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, पार्शियली, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कर देगा। इस प्रकार ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और इस प्रकार आंशिक रूप से बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को आंशिक रूप से तोड़ देना पाइरुविक एसिड के लेवल तक, उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। तो अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस को आज पढ़ेंगे और ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग आज का लेक्चर बंद कर देंगे। ग्लाइकोलिसिस पे आइए। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अथवा शर्करा एवं लिसिस अर्थात टूटना से हुई। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है जी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एम्डेन साइंटिस्ट का नाम, ऑटो मेयरहॉफ ने, तो एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस, EMP, एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस ने ये प्रक्रिया समझाई। अतः इसे सामान्यतः EMP पाथ कहते हैं, इसलिए एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस EMP पाथ या ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अनऑक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया होती है। जो एनारोबिक कंडीशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के बगैर अपने भोजन का पाचन कर रहे हैं, उनमें केवल यही एक प्रक्रिया है जिसका वो लोग पालन करते हैं। अनऑक्सी जीवों में श्वसन की केवल यही प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होता सभी सजीवों में होता, भले वो एरोबिक हो एनारोबिक हो। तो पहला स्टेप ये होना ही होना। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा पाइरुविक एसिड के दो अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो ग्लूकोज का तोड़ दिया जाएगा पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज में C6H12O6 कार्बन के 6 एटम है, जबकि जो पाइरुविक एसिड बन रहा है वो C3 कंपाउंड है, 3 कार्बन एटम होते हैं। तो 6 रुपए थे, 3 रुपए 2 जगह। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। शुरुआत कैसे होगी? पादपों में यह ग्लूकोज कहाँ से मिला? सुक्रोज से। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना ग्लूकोज और ग्लूकोज को बदल दिया गया सुक्रोज में। तो जब तोड़ना है तो सुक्रोज को वापस तोड़ा ग्लूकोज में, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है, या संचित कार्बोहाइड्रेट से या स्टार्च से प्राप्त होता है। तो पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, इन्वर्टेज एंजाइम ने उसको तोड़ दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यह दोनों मोनोसैकेराइड है, सरलता से ग्लाइकोलिटिड चक्र में एंटर कर जाते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस वाले चक्र में सुक्रोज को जब तोड़ दिया गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, अब ये एंटर हो गया ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। तो ग्लूकोज, ये देखिए पहला स्टेप, ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हुआ, ATP खर्च हुई पहले स्टेप पे। यहाँ पे एंजाइम कौन है? हेक्सोकाइनेज है। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, पूछा नहीं जाएगा आपसे, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में
आइसोमराइजेशन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। जहाँ पहले स्टेप पे एटीपी खर्च हुई है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे एटीपी खर्च हुई है। ठीक है जी। तो ग्लूकोज व फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की द्वारा प्रेजेंस में फॉस्फीकृत होकर फॉस्फोरिलेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फीकृत रूप समवायीकरण आइसोमराइजेशन द्वारा समायवीकरण आइसोमराइजेशन हुआ, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया गया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान है। अब इसके आगे के क्रम एक समान है। तो ग्लूकोज फर्स्ट है, ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हुआ एक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगले स्टेप पे आइसोमराइजेशन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। और फ्रुक्टोज का सीधे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज का दहन कहिए या फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट्स के आगे दोनों एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण ये दिखाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाएं हैं, 10 स्टेप का ये आपका ग्लाइकोलिसिस पूछा जाता है। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का बना हुआ है? 10 स्टेप। विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट और आखिरी में आके पाइरुविक एसिड पाइरुवेट बन जाएगा। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जहाँ एटीपी का उपयोग होता है तथा संश्लेषण होता है। तो उन चरणों को जरूर समझ लीजिए जहाँ पे एटीपी का उपयोग हो रहा है या एटीपी संश्लेषित हो रही है। ठीक है जी। ग्लाइकोलिसिस के 10 चरण पाइरुवेट। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के दो, हाँ जी। एटीपी का निर्माण उपयोग 2 जगह पे हो रहा है, पहले चरण में तथा तीसरे चरण में। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिवर्तित होता है तथा दूसरे चरण में और दूसरे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में फॉस्फोरिलेशन होता है। तो 2 जगह पे इसका एटीपी का इस्तेमाल हुआ। ये आपके फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरीकरण हुआ, फॉस्फोरीकृत हुआ, फॉस्फोरिलाइजेशन हुआ, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। तो एक एटीपी यहाँ खर्च हुई, एक एटीपी यहाँ खर्च हुई। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट तब स्प्लिट होता है ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ढाप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ढाप फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का हो क्या गया, ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 10 चरणबद्ध श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न एंजाइम से ग्लूकोज से बनना पाइरुवेट। एटीपी का उपयोग 2 जगह पे हुआ। पहला उपयोग हुआ जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन हुआ तथा दूसरा जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट में फॉस्फोरिलेशन हुआ, परिवर्तन हुआ। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता। तो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट ये स्प्लिट हुआ, टूटा और इसने बना दिया ढाप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है जी। जब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड में परिवर्तन होता है, अब इसका क्या होने जा रहा है, PgAl का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। जब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH2 बनता है। ठीक है। ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इससे क्या बन जाएगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ के साथ फास्फोरिलेशन भी हो रहा है। ये स्टेप पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसका ऑक्सीडाइज्ड हो गया PgAl ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस पे एक फॉस्फेट मॉइटी थी, 2 फॉस्फेट मॉइटी हो गई, फास्फोरिलेशन भी हुआ, साथ के साथ क्या हुआ, साथ के साथ ऑक्सीकृत भी हुआ। तो NAD+ का रिडक्शन हो गया NADH+H+ में।
तो Na+ का ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा और इसका रिडक्शन हो रहा है। इसके रिडक्शन से क्या बन रहा है, NaDH+H+। इस स्टेप पे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपसे पूछा जाता है। तो ये स्टेप पे आपकी बनी है रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर बन गई। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम भी पूछा जाता है आपसे। एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, लिख लो बेटा उज्ज्वल, ये लिख लो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस स्टेप पे हुआ क्या, ऑक्सीडेशन एज वेल एज फास्फोरिलेशन। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है और एटीपी यहाँ बना। ऊपर के 2 स्टेप पे एटीपी खर्च हुआ था, यहाँ पे एटीपी बना। ये सब स्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, खूब पूछा जाता, हर साल पूछा जाता। ये सब स्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। क्रियाधारी स्तर पर, सबस्ट्रेट क्रियाधारी स्तर पर होने वाला फास्फोरिलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। आपसे पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस के वो स्टेप बताइए जिन स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा। तो ये एक स्टेप जिस पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा, एटीपी बन रही है। क्योंकि अब आप बात समझो, अभी तक हम यहाँ तक जब आए थे 2 एटीपी खर्च करके आए थे। ये जो 2 मॉलिक्यूल बने, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसमें बदल दिया गया है। तो अब ये 2 है, इसके नीचे जो भी चल रहा है 2 जगह चल रहा है भाई। ऊपर जो मॉलिक्यूल था आपके पास X, उससे Y और Z बने। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ढाप और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, ये Z भी Y में बदल दिया गया। अब 2 Y हैं आपके पास, तो नीचे 2 चल रहा है। इसमें यहाँ 2 ATP बने, 2 जगह ATP बने, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह ATP बने, ये 2 NADH बने, ठीक है। तो वो स्टेप याद रखिएगा जहाँ पे ATP बना जब 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में हुआ। तो ATP का उपयोग 2 जगह होता है, समझ गए। ग्लाइकोलिसिस में विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दीजिए जहाँ पे ATP बनी, खर्च हुई या NADPH बनी। तो ATP का उपयोग 2 चरणों पे हुआ। पहला चरण जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दूसरा चरण जब 1,3-बाईफॉस्फो 1,3-बाईफॉस्फो एक मिनट। तो पहला चरण था फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट। ये एक इस चरण पे ATP खर्च, एक इस चरण पे ATP खर्च, ठीक। चलिए आइए, फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। जब 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH बनता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अभी समझाया। तो 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, साथ के साथ इसका फास्फोरिलेशन हुआ। रिड्यूसिंग पावर NAD+ गेट रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो गया NADH+H+ में। ये रिड्यूसिंग पावर है जो आगे काम आएगी। PGL के 2 समान रिडॉक्स, PGL के 2 समान अपचयोपचय 2 रिडॉक्स, PGAL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 समान रिडॉक्स, 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो PGL से फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 2 रिडॉक्स कहते हैं रिमूव या 2 हाइड्रोजन रिमूव, वो NAD+ के अणु से जुड़ गए तो NADH+H+ में बदल गए। PGAL ऑक्सीकृत हो गया, अकार्बनिक फॉस्फेट से मिल गया। PGAL का अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन हुआ, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना दिया, फास्फोरिक एसिड ग्लिसरेट। तो ये PGAL का ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या बन गया, ग्लिसरिक एसिड, ऑक्सीडेशन हो गया। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो गया, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो गया। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हुआ। DPGA का डाईहाइड्रोक्सी, DPGA ये जो हमारा
BPGA बना, बाईफास्फोग्लिसिक एसिड या डाईफास्फोग्लिसिक एसिड का। 3-फास्फोग्लिसिक एसिड में परिवर्तन होना ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया। तो 1,3 बाईफास्फोग्लिसिक एसिड या 1,3 डाईफास्फोग्लिसिक एसिड से बना 3-फास्फोग्लिसिक एसिड। इस स्टेप पे ATP बना है, ATP जनरेट हुई है और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP बनाने में, तो क्योंकि 2 जगह हो रहा है 2 ATP बनी। फास्फोइनोल पाइरुवेट का पाइरुविक एसिड में परिवर्तन भी ATP का निर्माण होता है। तो पाइरुविक एसिड 2 जगह ATP का निर्माण हो रहा है। कहाँ कहाँ, आइए देखिए। 1,3 बाईफास्फोग्लिसिक एसिड से जब 3 एसिड यहाँ पे बना ATP। 3 एसिड का समायवीकरण हो गया, आइसोमराइजेशन 2 एसिड। 2 एसिड का वाटर निकला। यहाँ पे याद रखिएगा, इस स्टेप पे वाटर निकल रहा, क्या बन रहा, फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट का जब पाइरुवेट काइनेज विघटन करेगा तो ये पाइरुविक एसिड में बदल जाएगा, और जब ये फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनता है उस स्टेप पे फिर ATP बना। तो ये भी 2 जगह हो रहा है, यहाँ पे 2 ATP बने, यहाँ पे 2 ATP बने। टोटल इनऑल ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बने। खर्च कितने किए, 2। शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 ATP का। 4 कमाए, 2 खर्च किए, शुद्ध लाभ 2 ATP और 2 NADH का। ये है आपका ग्लाइकोलिसिस का हासिल, कि आपको हासिल क्या हुआ, शुद्ध हासिल हुआ 2 ATP और 2 NADH। एक NADH बराबर है 3 ATP के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 8 ATP। ठीक है जी। कहाँ कहाँ आपके ATP खर्च हुए, 2 जगह खर्च हुए। जब ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का फास्फोरिलेशन हुआ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। 2 जगह ATP खर्च हुए और 2 जगह बने। कहाँ बने, जब 1,3 बाईफास्फोग्लिसिक एसिड का कन्वर्जन हुआ 3-फास्फोग्लिसिक एसिड में, यहाँ बना, और जब फास्फोइनोल पाइरुवेट का कन्वर्जन हुआ पाइरुविक एसिड में, यहाँ बना। तो क्योंकि इसके नीचे 2-2 चल रही हैं क्रियाएं, टोटल इनॉल 2 × 2 2 × 2 4 ATP बने। 2 आप खर्च करके आए, 2 आपके हाथ में शुद्ध लाभ आए। ठीक है, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं घुमा फिरा के। तो फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। जब 3-फास्फोग्लिसिक एसिड का 1,3 बाईफास्फोग्लिसिक एसिड में परिवर्तन होता है तो रिड्यूसिंग पावर बनती है, क्योंकि PgAl से 2 रिडॉक्स रिमूव हुए 2 हाइड्रोजन अणु के रूप में, और NAD से अटैच हो गए। तो NAD को NADH2 में बदल गया। डाईफास्फोग्लिसिक एसिड को जब 3-फास्फोग्लिसिक एसिड में परिवर्तित किया गया है, ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP बना लिया गया, और जब फास्फोइनोल पाइरुवेट का पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन हुआ तब ATP बना। क्या तुम गणना कर सकते हो एक अणु से कितने ATP अणु का? प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण, तो प्रत्यक्ष रूप से 4 का संश्लेषण। 2 आप खर्च कराए, शुद्ध लाभ 2। पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। बहुत मेन बात है, पूछा जाता कि क्या मेन प्रोडक्ट है, पाइरुविक एसिड है। पाइरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, कंडीशंस कैसी हैं और सेल कैसी है, यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। 3 तरीके हैं पाइरुविक एसिड का फेट क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। 3 रास्ते यह पकड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कोशिकीय अवस्था कैसी है, जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पाइरुविक एसिड का इस्तेमाल करती हैं। यह लैक्टिक एसिड किण्वन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंटर हो सकता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंटर हो सकता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक श्वसन में एंटर हो सकता है। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्वन अनॉक्सिक परिस्थितियों में होता है। तो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में और कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोट में, अधिकांश प्रोकैरियोट तथा सिंगल सेल यूकैरियोट में फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता, किण्वन होता। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अगर ये पूर्णता बर्न हो जाएगा, पूरी तरह से पचा लिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। और इसके पूर्ण ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्रेब्स साइकिल, या जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगले लेक्चर में यहाँ पे आके ख़त्म आपका
ग्लाइकोलिसिस। अगले लेक्चर में हम लोग फर्मेंटेशन को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इतने को आप पढ़िए और इसको ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप याद करने की कोशिश करिए। 2 स्टेप वो याद करिए जहाँ पे एटीपी खर्च हो रही है, 2 स्टेप वो याद करिए जहाँ पे एटीपी बन रही है, 1 स्टेप वो याद करिए जहाँ पे NADH बन रहा है। पूछा यही जाता है। तो ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, एटीपी खर्च होगी। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्जन, यहाँ पे एटीपी खर्च होगी। बनेगी कहाँ कहाँ, 1,3 बाईफास्फोपेगा 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ बनेगी। फास्फोइनोल पाइरुवेट का पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन यहाँ बनेगी। NADH कहाँ बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा और ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो जाएगा 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में, वहाँ पे आपका रिड्यूसिंग पावर NADH जनरेट होगा। यही सब आपसे पूछा जाता है। शुद्ध लाभ इसका 8 ATP कह सकते हैं हम लोग। 4 तो ATP बने, 2 ATP खर्च हुए, शुद्ध लाभ 2, लेकिन साथ में 2 रिड्यूसिंग पावर, 2 मॉलिक्यूल ये भी बनी है और 1 मॉलिक्यूल बराबर है 3 ATP के। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस रूप में आपसे पूछा गया, लैंग्वेज क्या। अगर तो उसने शुद्ध ATP के अणु बोले हैं तब आपको 2 बताने हैं, अगर उसने कुल बोले हैं तब आपको 8 बताने। तब आपको ये जो चेक मिला NADH, इसको आप मान लीजिए आपने कैश में परिवर्तित कर लिया। 1 NADH 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद, ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने के बाद। अगले लेक्चर में हम लोग फर्मेंटेशन और उसके अगले लेक्चर में TCA साइकिल पढ़ेंगे। तो हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बातें। मेरे इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे। नमस्कार, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।